हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे पेपर 6 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप बोर्ड के बाहुबली सीरीज़ के साथ पूरे थ्रू आउट हर पेपर, हर सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए। क्यों सर? क्योंकि आप, हम और हम सब हर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन और हर पैरामीटर पे बोर्ड किस तरीके से एमसीक्यूज़ को पूछ सकता है वो हर पेपर में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर 6 के साथ। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। तो सबसे पहले तो स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? तो सर उसमें 2 तरीके के अरेंजमेंट रहते हैं। अगर आपको ध्यान रहे, एक होता है ए टाइप और एक होता है ए बी टाइप। तो स्क्वायर क्लोज्ड बोला है तो मुझे ए टाइप वाले स्ट्रक्चर की बात करनी है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं, बेटा किसकी बात करूं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है कि मेरे गिवन एटम से कितने एटम्स एडजेसेंटली टच कर रहे हैं डायरेक्टली। तो अगर आप इस सिस्टम को देखेंगे तो मैं अगर इस स्टार मार्क्ड एटम को देखूंगा तो इसको टच करने वाले टोटल एटम है 1 2 3 4। दैट इज इस पर्टिकुलर एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। डन बेटा। तो यहां पे जो स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर रहेगा 2 डायमेंशनल में, उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू हो जाएगी 2। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर कंसिस्टिंग एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स आर रिस्पेक्टिवली। तो मुझे बहुत सिंपल फंडामेंटल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि बीसीसी में ए और आर का रिलेशन क्या होता है। तो हमें पता है बीसीसी में 4r इक्वल्स टू √3a होता है। सेकेंडली एफसीसी में मेरे पास 4r इक्वल्स टू √2a एंड सिंपल यूनिट सेल में वही रिलेशन हो जाता है a इक्वल्स टू 2r। a इक्वल्स टू 2r। तो मैं इन सब को रेडियस a के फॉर्मेट में अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 4r/√3, a की वैल्यू हो जाएगी 2√2r और a की वैल्यू हो जाएगी 2r डायरेक्ट। ओके बेटा। तो अब यहां पे जो हमारे पास ऑप्शन रहेगा वो रहेगा एफसीसी के लिए वैल्यू कितनी आई है सर? 2√2r। बीसीसी के लिए कितनी वैल्यू आई है? 4r/√3। तो यहां पे हो गया 4r/√3। और सिंपल यूनिट सेल के लिए कितनी वैल्यू आई है बेटा? 2r। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके। डायरेक्ट फंडामेंटल ए और आर के रिलेशन का रेडियस। हमें ना सिर्फ ए और आर का रिलेशन पता होना चाहिए, ऑल्सो जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी पता होनी चाहिए जो क्वेश्चंस में काम आएगी। बीसीसी के लिए जेड इफेक्टिव 2, एफसीसी के लिए 4 और सिंपल यूनिट सेल के लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू 1 होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते बेटा। Sodium metal consists of BCC unit cell. The distance between nearest sodium atom is 0.368 nanometer. The edge length of unit cell will be, edge length हमें बताना बेटा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अभी हम लोग रिलेशन डिराइव करके आए हैं। तो BCC स्ट्रक्चर में, गिवन BCC स्ट्रक्चर में एटम्स एक दूसरे को बॉडी डायगोनल के अलोंग टच कर रहे होते हैं। एटम्स एक दूसरे को किसके अलोंग टच कर रहे होते हैं बेटा? बॉडी डायगोनल। अगर आप बॉडी डायगोनल को देखोगे तो इसकी वैल्यू होती है √3। पाइथागोरस लगा सकते हैं ना। ये वैल्यू कितनी होगी? a, और ये जो फेस रहेगा वो किसके बराबर होगा? √2 है। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो √3a आया बॉडी डायगोनल। नेक्स्ट, अब ये √3a किसके बराबर हो जाएगा? इस एटम का r रेडियस, सेंटर एटम का 2r रेडियस और इस कॉर्नर एटम का r रेडियस। तो टोटल हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा? 4r। तो √3a इक्वल्स टू 4r। उसने बोला है नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम। तो ये जो हाफ द डिस्टेंस होगा, क्या वो 2 सेंटर एटम के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस होगा? बिल्कुल होगा। ये और ये एटम के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वही नियरेस्ट डिस्टेंस होगा 2 पर्टिकुलर एटम्स के बीच। तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा? 2r इक्वल्स टू √3a/2। अब हमें a की वैल्यू ढूंढनी है
जब मुझे नियरेस्ट डिस्टेंस 2r की वैल्यू उसने दे रखी है, दैट इज 0.368 और √3a/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो a इक्वल्स टू 0.368 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। अब बेटा इसके लिए थोड़ा सा कैल्सी यूज करना पड़ेगा हमें, तो हम लोग एक बार कैल्सी से देख लेते कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पे 0.368 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.73 वैल्यू होती है √3 की, दैट इज 0.425 आई। वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0.425 नैनोमीटर। डन। तो डायरेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा सी। बेटा ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए। वो यूज तो वही डेटा को कर रहा है जो हम हर बार एफसीसी के लिए पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ही ज़्यादा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की हैबिट रहनी चाहिए, प्रैक्टिस रहनी चाहिए, और ऐसे मोर ऑफ मोर क्वेश्चंस होने चाहिए हमसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 2 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम। एटॉमिक मास पोटेशियम का 39 दे रखा है और अरेंजमेंट है BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स। तो मुझे पता है कि अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स 2 ग्राम में ढूंढ लूँ तो मुझे इस बात का आइडिया है कि एक यूनिट सेल में BCC में 2 एटम्स रहते हैं। तो अगर मैं 2 ग्राम में कितने एटम्स हैं वो फाइंड कर लूँ तो मुझे ये बात पता चल जाएगी कि यूनिट सेल कितने हैं। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? मैंने बोला एक यूनिट सेल BCC के, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 एटम्स रहते फॉर 1 गिवन यूनिट सेल। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स 2 ग्राम के बेसिस पे पता चल जाए, ये वैल्यू नोन हो जाए, तो क्या मैं नंबर ऑफ यूनिट सेल्स x को ढूंढ सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके? सर एकदम चुटकी से ढूंढ सकते हो सर। तो कैसे ढूंढेंगे बेटा? पहले तो मैं मोल फाइंड कर लूंगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 39 तो मोल हो जाएंगे into Avogadro number. So these many atoms will be present किसके अंदर बेटा? 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम। इतने एटम्स रहेंगे 2 ग्राम पोटेशियम। अब हमने यहां डिस्कस करा कि BCC के एक यूनिट सेल में टोटल 2 एटम्स रहते हैं। BCC के एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने रहते हैं बेटा? 2। तो यहां टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो देखो 2/39 इंटू एवोगैड्रो नंबर में कितने यूनिट सेल होंगे वो हमें फाइंड करना है। सो 2 एटम्स एक यूनिट सेल में रहते तो x की वैल्यू हो जाएगी एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 39 बेटा। एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 39, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा, 2x। ओके, एवोगैड्रो नंबर मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 39। 10 से एक 0 उधार ले लेंगे तो 60/39 इंटू 10 की पावर 22। थोड़ा सा अप्रॉक्स करते इसको 40 मान लेते तो 40 कट गया, तो 60/40 दैट इज 3/2, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से थोड़ा ज़्यादा। तो और पावर कितनी रहेगी? 10 की पावर 22। तो यहाँ पे आपको आपका आंसर छुपा हुआ है 1.54 इंटू 10 की पावर 22। ओके बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो ऐसे टाइप के कंसेप्चुअल पार्ट लास्ट पेपर में हमने फिजिकल केमिस्ट्री को एक अलग ही फॉर्मेट में देखा था। वहाँ पे हम वो फिजिकल केमिस्ट्री का पैरामीटर डिस्कस कर रहे थे जहाँ क्वेश्चन कंसेप्चुअली थ्योरी बेस्ड आ सकते हैं। यहाँ पे हम वैसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल है और थोड़ा हटके हैं, तो थोड़ा हटके वालों को थोड़ा हटके सॉल्व करना पड़ता है। ये बात क्लियर है? तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। Which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? Highest boiling point, बॉइलिंग पॉइंट की जब बात आ जाती है तो बेटा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू मोलालिटी। हमने ऐसा एकदम फोटोकॉपी रिलेशन देखा था फ्रीजिंग पॉइंट में, पर वहां B की जगह F था। तो क्या मैं बोल सकता हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P?
कंडीशन अप्लाइड, सॉल्वेंट सेम रहेगा तो केबी की वैल्यू सेम रहेगी और मोलालिटी सबके लिए सेम ही दी रखी है। तो जितना ज्यादा आई मैक्स होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ये बात क्लियर है बेटा? तो अब वेंट ऑफ फैक्टर में NaOH को देखने जाएंगे तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी, Na प्लस और OH माइनस, सोडियम सल्फेट। तो बेटा देखो टेक्निक क्या होती है, SO4 एक पूरा आयन है, सोडियम 2 है तो टोटल I टूटेंगे तो डिसोसिएट होके 3 बनेगा। नेक्स्ट केस में आ जाते हैं NH4NO3, तो यहाँ पे अमोनियम एक टूटेगा और नाइट्रेट अपना टूटेगा बेटा। यहाँ पे भी I की वैल्यू कितनी हो गई 2। KNO3 में भी सेम सिचुएशन है बेटा, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो मैक्सिमम I जो होल्ड कर रहा है वो सोडियम सल्फेट के लिए है, Na2SO4, जहाँ I की वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए रहेगा बेटा? B के लिए। डन। तो ये थ्योरी हमें पता होनी चाहिए। हमने लास्ट टाइम फ्रीजिंग के लिए भी डिस्कस करा था, वहाँ रिलेशन थोड़ा इन्वर्स था, जितना ज़्यादा I होगा उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। On the basis of information given below, mark the correct option information on addition of acetone to methanol. Some of the hydrogen bond between methanol molecule breaks. बिल्कुल सही बात। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना बेटा, तो हमने सॉल्यूशन में देखा था वैसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। कैसे डेविएशन शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन। एट स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन methanol and acetone mixture will form a minimum boiling azeotrope। देखो एजियोट्रोप हमारी एनसीईआरटी में इन डेप्थ नहीं है, बट है, जैसा भी है। तो ये क्वेश्चन को भी हमें पता होना चाहिए कि एजियोट्रोप्स का मतलब क्या होता है। तो बेटा एजियोट्रोप्स वो सॉल्यूशंस होते हैं, एक ऐसा कॉम्पोजिशन किसी भी गिवन सॉल्यूशन के लिए जब उनके कंपोनेंट्स वेपर फेज में और लिक्विड फेज में सेम अमाउंट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। आई रिपीट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वेपर फेज के कंपोनेंट्स और लिक्विड स्टेट के कॉम्पोजिशंस सेम रहते हैं, वैसे लोगों को हम एजियोट्रोप्स बोलते हैं। अब हमारे लिए एमसीक्यू ओरिएंटेड बात क्या है सर? इसमें कहानी नहीं सुननी सर, हमें डायरेक्ट बात बताइए। एमसीक्यू रिलेटेड बात यह है बेटा कि एनसीईआरटी ने मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप के बारे में मेंशन किया, तो हमें पकड़ना आना चाहिए कि मिनिमम एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन किसका होगा। तो मिनिमम एजियोट्रोप्स हमेशा पॉजिटिव सॉल्यूशंस बनाएंगे। पॉजिटिव जो आइडियल, जो राउल्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएट हो रहे हैं, वो मिनिमम एजियोट्रोप्स क्रिएट करेंगे, वेरेज मैक्सिमम जो एजियोट्रोप्स रहेंगे, मैक्सिमम एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन रहेगा, वो नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ दिखाएगा। तो अभी मैंने शुरुआत में ही बताया कि एसीटोन को जब मैं ऐड कर रहा हूं मिथेनॉल में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही है उसकी, यानी ज्यादा वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं मिथेनॉल के, यानी जो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर आना चाहिए उससे एक्सपेक्टेडली ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है यानी कौन सा सॉल्यूशन है वो? पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन शो कर रहा है? पॉजिटिव। तो हमने हमारा आंसर एमसीक्यू ओरिएंटेड ये बात नोट कर ली कि सर मिनिमम एजियोट्रोपिक की बात करेंगे तो नेगेटिव डेविएशन वाले हो जाएंगे एग्जांपल्स, और मैक्सिमम एजियोट्रोप की बात करेंगे तो नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो यहां बोला गया है विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। क्या आप एग्जाम्पल याद कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो बेटा इस चीज के लिए आपको एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के पता होने ही होने चाहिए, उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो तो हमें याद होने चाहिए सर। डायरेक्ट एग्जाम्पल बेसिस पे क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट, तो पहला ही ऑप्शन हमारे लिए सही है। पहले बाद के भी ऑप्शन देख लेते हैं। अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मैक्सिमम बॉइलिंग नहीं बनाएगा सर। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन रहता है वो पॉजिटिवली डेविएटेड रहता है, ना कि नेगेटिवली। अगर यहाँ नेगेटिव का किसी का नाइट्रिक एसिड दे देता वाटर के साथ, HNO3 दिया 68% एनसीईआरटी में, ठीक है, तब हम ये बात बोलते हैं कि वो कौन सा रह रहा होता? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप।
Second, a specific composition of methanol will form minimum azeotrope and show negative deviation. पहली बात तो सही है सर, बट वो नेगेटिव डेविएशन नहीं शो करता है, वो कैसे टाइप का डेविएशन शो करता है? पॉजिटिव। डन, तो आप समझ गए। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए। डन, ये नोट कर लेना, ये बहुत ही हटके कंसेप्ट है, हटके चीज है, ऐसी चीज है जो बहुत छोटी है बट हम लेके आए हैं ताकि आपको हाईलाइटेड रहे। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस 30 ग्राम of 25% solution and 40 gram of 40% solution is used, then what is the mass percentage of solute present in the solution mixture? तो बेटा पहले तो दोनों को मिक्स कर देंगे, मिक्स करेंगे तो टोटल जो मास रहेगा सॉल्यूशन का, क्या वो 700 ग्राम्स होगा? बिल्कुल होगा सर। अब बोला गया जो सॉल्यूट है वो 25% ऑफ 300 है। अब 25% ऑफ 300 यानी मेरी कैलकुलेशन 4, 25/100 1/4 और 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 ग्राम्स आ गया। नेक्स्ट बोला गया है कि 400 इंटू 40% अगर मैं ले रहा हूं तो यहाँ 0 से 0 कट गया और ये एक 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे बेटा 160 ग्राम्स होगा। तो टोटल जो मास रहेगा वो 235 ग्राम्स आएगा, 235 ग्राम्स आएगा। और ये टोटल मास किसका है बेटा? सॉल्यूट का। सॉल्यूट बना क्या है सर? एक बार में ही सॉल्यूट बन गया। सॉल्यूट कैसे बनाया उसने? सर 300 ग्राम वाले का 25% लिया है और 400 ग्राम वाले का 40% लिया है, दोनों को एक साथ मिक्स करा, वो सॉल्यूट बना। अब दोनों के सॉल्वेंट, टोटल मास सॉल्वेंट का क्या होगा, सॉल्यूशन का क्या होगा? 300 प्लस 400 दैट इज 700। तो वेट परसेंट अगर मुझे ढूंढना है किसी के भी बारे में W/W, तो सॉल्यूट का वेट 235 और पूरे सॉल्वेंट का मास हो जाएगा 700 इंटू 100 कर देंगे बेटा, 2020 शहीद हो गए। यहां पे 235/7 करोगे, मुझे पता है 7 3 21 होता है, तो 3 से थोड़ा कुछ ज्यादा होगा, तो 33.57 वाला आंसर रहेगा। ओके, हाँ आपके पास फैसिलिटी है कैलकुलेटर की, मेरे पास है बट ठीक है, थोड़ा तो हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, ऑप्शन रिलेटेड चीज़ों में खेल सकते हैं मैथ्स के साथ, ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ, बट आप एग्जाम में मत खेलने बैठना, वो आपका प्लेग्राउंड नहीं है, वहाँ आपके पास कैल्सी की फैसिलिटी है, तो कैल्सी यूज़ कर लेना चुपचाप। डन, आगे बढ़ते बेटा। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन एडिशन विथ 200 ml ऑफ वाटर इन 500 ml ऑफ 0.2 मोलैरिटी सॉल्यूशन। यानी मेरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी ऑलरेडी 0.2 मोलैरिटी है, पर कितने ml वाटर में? 500 ml वाटर। अब उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूट का मतलब होता है बेटा आपने एक्सटर्नली वाटर ऐड किया, मोल्स तो सॉल्यूट के उतने ही रहेंगे, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगा। तो उसके लिए एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला रहता है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2। m1v1 क्या बता रहा है? इनिशियल मोलैरिटी, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल 0.2 इंटू 500 इक्वल्स टू फाइनल मोलैरिटी, तो हवा ही नहीं है सर, वही तो ढूंढना है हमें। वॉल्यूम फाइनल पता है, पहले 500 और बाद में 200, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का कितना हो गया बेटा? 700। तो 0 से 0, 0 से 0 कट गया, तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/7। 1/7, तो 1/7 अप्रोक्सीमेटली अगर आप देख पाओगे तो 0.1428 के बराबर हो जाएगा। करके देख लीजिए, 0.1428 ही होगा। अरे भाई 717.017 और फिर ये पूरा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 0.1428। डन, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, if Cl2 gas and anode and H2 gas at cathode liberated, then in such cell solution is present। तो देखो बेटा H2 चाहिए ना, तो कंसंट्रेटेड होना चाहिए। क्यों कंसंट्रेटेड होना चाहिए? क्योंकि कंसंट्रेटेड जब सॉल्यूशन रहेगा तभी तो आपके पास H+ रहेगा, और H+ अपना क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करके 1/2 H2 गैस में जाएगा, और वो कैसे जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके। तो यहां तो पहले देख लेते कंसंट्रेटेड कौन है, वहीं गेम ओवर हो गया।
सर एक ही बंदा है, दैट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और ये रिएक्शन आपको कहाँ दिख रही होगी? कैथोड पे। वेरएज एनोड पे आपको ये देखने को मिलेगा, सर वाटर रहता है तो एक ओवर पोटेंशियल वाला टर्म था, ओवर पोटेंशियल के कारण क्या होता था, Cl माइनस ही अपना ऑक्सीडेशन करता था, हाफ Cl2 और एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता था। डन। तो ये चीज आपको एनोड पे, और H2 गैस आपको कहां देखेगा लिबरेट होते हुए? कैथोड पे। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज द राइट आंसर। डन बेटा, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ E0 M+3 से +2, +3 से +2 मतलब SRP बोल रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अलग अलग मेटल्स की बोल रहा है वो। क्रोमियम की पॉइंट माइनस का 0.41 है, Mn का 0.57 है, Fe का 0.77 है, और कोबाल्ट का 1.97 है। ये उनके रिड्यूस होने की टेंडेंसी बता रहा है कि +3 पे है और +2 में जाना है, तो सबसे जल्दी जाने वाला कौन होगा? टेंडेंसी है बेटा। पोटेंशियल को एक ऐसी चीज मान के चलो कि वो टेंडेंसी बता रहा है, उस मेटल की क्या करने की टेंडेंसी बता रहा है। तो सर +3 से +2 यानी रिडक्शन करने की टेंडेंसी। तो आप इस डेटा से एकदम क्लियरली देख पा रहे होगे कि कोबाल्ट की सबसे हाईएस्ट रिडक्शन टेंडेंसी है। आगे देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देन हुज ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इजीली कन्वर्टेड टू 2 to 3। सर ये तो उल्टा पूछ लिया, दिया उसने रिडक्शन पोटेंशियल है और पूछ रहा है कौन सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कहां से बेटा? 2 से 3। तो आपको पता चल गया होगा कि भैया क्रोमियम जो है वो सबसे ढीठ है अपना रिडक्शन करने में, यानी उसको कौन सी रिएक्शन, हमें अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, Cr+3 plus electron gives Cr+2. If its reduction potential is given as -0.41, तो अगर रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है तो +2 +3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंडिकेट करेगा। तो जिसका लीस्ट SRP रहेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे लीस्ट या सबसे मिनिमम हम बोल सकते हैं, द मिनिमम SRP1 विल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ फ्रॉम 2 to 3 इजीली। तो कौन होगा बेटा? सबसे लीस्ट किसका SRP है? क्रोमियम का। डन। अब चाहो तो सीक्वेंस भी बना सकते हो, कमेंट्स में बना के बताना मुझे, ऑर्डर बना देना इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो बेटा आपको याद है हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पहाड़ चढ़वाया था। तो पहाड़ चढ़ते हैं तो ये जो कोऑर्डिनेट होता है वो एनर्जी को इंडिकेट कर रहा होता है। अब यहाँ जो रहते हैं वो रिएक्टेंट रहते हैं और यहाँ प्रोडक्ट। हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स हमने बचपन की 11th में पढ़ रखी है कि डेल्टा H रिएक्शन जो रहता है, डेल्टा H या एंथैल्पी चेंज प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज रिएक्टेंट के बराबर रहता है। बिल्कुल। तो अगर आप ध्यान से देखो कि कोऑर्डिनेट में जितना वो ऊपर रहेगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी रहेगी कंपेयर टू कोऑर्डिनेट में जो जितना नीचे रहेगा उसके। तो अगर मैं पॉइंट्स को मार्क करूं A एंड B, मैं हर केस में AB ही लेके चलूंगा, हम एक एक करके देखते। तो आप ध्यान से देखो तो इसकी जो एनर्जी है प्रोडक्ट की, दैट इज BE लिख देता हूं, एनर्जी फॉर प्रोडक्ट B, वो छोटी है कंपेयर टू एनर्जी ऑफ ए। मुझे पता है एंथैल्पी का चेंज पूरी रिएक्शन के लिए तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होगा सर हर बार, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होगा हर बार। तो यहाँ पे BE माइनस AE, उसका जो डिफरेंस आएगा क्या वो नेगेटिव आएगा? क्योंकि छोटे मियाँ में से बड़े मियाँ कट रहे हैं भाई, छोटे मियाँ में से बड़े मियाँ कट रहे हैं भाई, तो जो डिफरेंस आया वो कैसा आया? नेगेटिव। तो रिएक्शन मुझे पता है टोटल एंथैल्पी अगर नेगेटिव आती है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो फर्स्ट तो आंसर रहेगा। सेकेंड वाला अगर आप पकड़ेंगे तो AB प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट बड़े मियाँ बड़े हैं, प्रोडक्ट वाले मियाँ बड़े हैं और छोटे हैं, तो यहाँ पे तो डेल्टा H पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव यानी ये एंडो को रिप्रेजेंट करता है बेटा, किसको रिप्रेजेंट करता है? एंडोथर्मिक। नेक्स्ट केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों की एनर्जी सेम है।
तो ना तो रिएक्शन ने एनर्जी रिलीज करी ना एब्जॉर्ब करी, डेल्टा एच की वैल्यू 0 रहेगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, ओनली एंड ओनली 1। डन, आगे बढ़ते बेटा। द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, द इनिशियल at initial the concentration of reactant is 0.1 molarity, rate constant is this much, then what is the initial rate of reaction? बेटा initial rate of reaction तो rate law याद आना चाहिए। rate law बोलता था rate of reaction is equals to rate constant into concentration of given reactant raised to power x। तो ये जो power x होता था, याद है ये क्या बताता था सर, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया नहीं है, बट मुझे के की यूनिट से पता चल जाता था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। के की यूनिट है सेकंड इनवर्स, दैट इज टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स यानी के किसके बारे में बता रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया और इनिशियल का रेट भी पूछ लिया, तो भाई कर देंगे। सर क्या करना है, रेट कांस्टेंट तो दे ही रखा है। हमारा तो पूरा टास्क इस क्वेश्चन में इतना छोटू सा ही था कि रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के ये आइडेंटिफाई करना, रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के ये आइडेंटिफाई करना कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो 3 इंटू 10 की पावर -2 द वैल्यू ऑफ के और कंसेंट्रेशन 0.1, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, 3 इंटू 10 की पावर -3, 3 इंटू 10 की पावर -3। तो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ये ढक गया एक्साइटमेंट में, पर आंसर क्या हो जाएगा, ए। डन, आगे बढ़ते बेटा। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन। बेटा देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आते हैं, आएंगे भी, पक्की बात। तो ध्यान से देखते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने कैसे। तो उसने बोला हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब। तो यानी मैं बोल सकता हूं टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जहां ए इनिशियल कंसेंट्रेशन इंडिकेट कर रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, कुछ बच्चे इस बात को पकड़ लिए कि सर आपने पेपर 1 या 2 में इस चीज के बारे में बताया था कि हाफ लाइफ जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसेंट्रेशन पे रहता है, रेज टू पावर 1 - n रहता है, 1 - n रहता है, जहां n बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां n बताता है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल बताता है सर, बिल्कुल बताता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इस चीज को कैसे सब्स्टिट्यूट करता हूं कि उसने मुझे बोला है कि 3 आना चाहिए, ए की वैल्यू 3, ए नॉट लिखो, ए लिखो, तो 1 - n की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4। सिमिलरली रेट कांस्टेंट के लिए भी निकलता था, हमने पहले पेपर में डिस्कस कर रखा था। रेट कांस्टेंट का जो ऑर्डर रहता था वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट 1 - n अपॉन टी के बराबर। देख लो, मैच कर लो, आ जाएगा। जो 0th ऑर्डर रहता था ए नॉट बाई टी होता था, ए नॉट बाई टी होता था। फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता था, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता था। सेकंड ऑर्डर का डिराइवेशन करा होगा आपने स्कूल में थोड़ा पाप के साथ पुण्य भी करा होगा ना, स्कूल में डेरिवेशन करा होगा, तो आप ध्यान देना वहाँ पे ए नॉट नीचे आ जाता था, ए नॉट नीचे आ जाता था। तो भैया ये 1 - n 1 - n ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो दोनों के लिए याद रखना। समझ आ रही है बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो रहते हैं, जैसे पाथ ऑफ लाइट हम देख पा रहे होते हैं, उसको टिंडल इफेक्ट का वो कहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप्स बिलो CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसेंट्रेशन को CMC बोलते हैं बेटा शॉर्ट में। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोप अबव क्रिटिकल मिशेल कंसेंट्रेशन। बेटा ये जो बी ऑप्शन है एकदम फिक्स सी बात। अगर आपको याद हो तो सोप्स एग्रीगेट होते हैं, पास आते हैं, पास आके एक कोलोइडल फॉर्म बन एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। अब वो एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल एक कोलोइडल की तरह काम करता है,
तो अगर वो कोलॉइड की तरह काम करेगा यानी वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो हमेशा याद रखना सोप के मॉलिक्यूल जब एग्रीगेट होंगे, एग्रीगेट कब होते हैं, जब मेरा सॉल्यूशन जो रहेगा वो अबव किसके रहेगा, CMC के अबव रहेगा। तो सोप के पार्टिकल्स एग्रीगेट करके किसकी तरह काम करेंगे, कोलोइडल पार्टिकल्स की तरह काम करेंगे बेटा। किसकी तरह काम करेंगे, कोलोइडल पार्टिकल्स। एक बार कोलोइडल पार्टिकल्स की तरह काम करेंगे तो टिंडल का इफेक्ट शो करेंगे। ये बात समझ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अबव एग्रीगेट होते हैं सोप के पार्टिकल्स, मिशेल फॉर्म कर रहे होते हैं, वो मिशेल एक तरीके से कोलोइडल पार्टिकल की तरह काम कर रहा होता है, और कोलोइडल पार्टिकल कौन सा इफेक्ट शो करता है, टिंडल इफेक्ट। आगे बढ़ते, बी आंसर हो जाएगा। फ्रेंडलिच आइसो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए, बोर्ड में MCQs में आते हैं इसके क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो देखते एक एक करके। 1/n की वैल्यू जब 0 हो जाए, तो बेटा 1/n की अगर वैल्यू 0 हो जाएगी तो x/m इज इक्वल्स टू k p की पावर 0। सर हाथी की पावर 0 मतलब 1, किसी भी चीज की पावर 0 यानी वो चीज क्या हो गई 1, तो x/m इज इक्वल्स टू k हो जाएगा। x/m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, k कांस्टेंट। तो अगर आपको याद हो प्लॉटिंग x/m और प्रेशर के बीच में करी जाती है, प्रेशर की पावर 1/n के बीच में प्लॉटिंग करी जाती है। तो जब उसको प्लॉट करना है तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट आ रही है, क्या आ रही है, कांस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो ये बात तो सही है ना, 1/n इक्वल्स टू 0, तो एड्सॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर आ ही नहीं था, कांस्टेंट है, सही है। नेक्स्ट, इफ 1/n इज 0 द एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सर अता पता ही नहीं है प्रेशर का, क्योंकि p की पावर 0 हो गया, 1 हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बिल्कुल नहीं है। व्हेन n इक्वल्स टू 0, जब n 0 के बराबर है, तो यहां पे देखिए x/m इक्वल्स टू k p की पावर 1/0। 1/0 मतलब इनफाइनाइट, और एनीथिंग टू द इनफाइनाइट मतलब प्रेशर भी इंफिनिटी पे जाएगा। 1/0 इज इनफाइनाइट, तो x/m इज इक्वल्स टू k p की पावर 1/0, दिस वैल्यू विल टर्न टू इंफिनिटी। यहां बोला x/n इक्वल्स टू 0, x/m वर्सेस p ग्राफ इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब ये, तो बिल्कुल सही बात है सर। कैसे सही बात है, अगर ये इनफाइनाइट को रीच करेगा तो ये इनफाइनाइट मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, x/m will be parallel to x axis. Then when n equals to 0, plot of x/m versus p is a curve. कर्व नहीं रहता बेटा, स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, ये बात क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस रहेंगे। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा मैथ्स लगा, ठीक है, थोड़ी चीज़ काम की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। विच फिनोमिना अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ कोलोइडल सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोपोरेसिस इज प्रिवेंटेड। तो बेटा इलेक्ट्रोपोरेसिस में आपको, अगर हमें इस चीज़ की NCERT की डेफिनेशन लाइन टू लाइन बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोपोरेसिस में क्या होता है कि जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो सबसे पहले तो जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो मूव होना स्टार्ट कर देता है। जो सबसे फर्स्ट फिनोमिना रहता है कि डिस्पर्शन मीडियम बिगिंस टू मूव। जो सेकेंड फिनोमिना ये रहता है कि उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, ये बात क्लियर है। एंड इलेक्ट्रोपोरेसिस की डेफिनेशन मीन्स क्या होता है, जब कोलोइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के प्रेजेंस में मूव करने लगते हैं तो दैट मूवमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोपोरेसिस। डन। एंड अगर नेगेटिव वाला होगा तो वो एनोड पे, पॉजिटिव वाला होगा तो कैथोड पे मूव करेगा, तब उस फिनोमिना को इलेक्ट्रोपोरेसिस बोलते हैं। किसी कारणवश उसको रोका जाए तो हम जब रोकते हैं तो क्या चीज़ देखने को मिलता है, तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस और उसके वजह से डिस्पर्शन मीडियम स्टार्ट्स टू मूव। डन। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस रहेंगे बेटा, बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट
what should be done to increase filtration reaction in ultra filtration process? तो बेटा ये भी हमने सरफेस केमिस्ट्री का देखो एकदम प्रॉपर डेफिनेशन बेस्ड लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाया है। तो हमें पता है कि प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स का वन ऑफ द केस रहता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहाँ पे हम फिल्टर पेपर को कोलोइडन के थ्रू पास करते हैं तो जो पोर्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और वो कोलोइडल पार्टिकल्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होने जाते। और कोलोइडन का एग्जाम्पल क्या होता है? नाइट्रिक नाइट्रोसेल्यूलोज। क्या होता है? नाइट्रोसेल्यूलोज। डन। तो वो एक कोलोइडन का पार्ट रहता है, वहाँ पे जो फिल्टर पेपर होता है उसके पोर्स बड़े होने की वजह से कोलोइडल पार्टिकल्स पास हो जाते थे, पर जब आप कोलोइडन के साथ उसको सोक करोगे तो पोर्स छोटे हो जाएंगे। डन। तो बोला है कि कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस इंक्रीज करें। तो बेटा डायरेक्ट लाइन रहती है, तो हम टेम्परेचर को अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या हो जाता है बेटा? इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन प्रेशर विल इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक्स रिफाइनिंग इज यूज टू प्योरीफाई विच ऑफ द मेटल्स? डायरेक्ट सी बात है बेटा, कॉपर और जिंक एनोड का और कैथोड का बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड जो रहता है इम्प्योर पे रहता है, कैथोड पे प्योर मेटल रहता है, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, नीचे जो सेटल हो जाता है एनोड मड में जाता है, प्योर मेटल चला जाता है कैथोड पे, वही काम खत्म। डन बेटा। तो एनोड पे जो रिएक्शन रहती है वहाँ पे क्या हो रहा होता है? Cu जो रहता है वो Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट कर रहा होता है, और कैथोड पे कैथोड जो रहता है वो मेरे प्योर मेटल का बना रहता है बेटा। किसका बना रहता है? प्योर मेटल। तो वो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? Cu में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्योर मेटल मिलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग रहती है वो कॉपर और जिंक दोनों के लिए यूज करी जा सकती है। डायरेक्ट सी बात है बेटा। कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट। तो बॉक्साइट इज अ प्रिंसिपल ऑफ और ऑफ एल्यूमिनियम। वहाँ पे जो इम्प्योरिटीज रहती है वो आयरन ऑक्साइड भी होती है और SiO2 भी होती है। SiO2 जो होता है वो सॉल्युबल सोडियम सिलिकेट के फॉर्म में हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे केस क्या हो जाएगा? Fe2O3 और SiO2। टाइटेनियम ऑक्साइड भी होता है इम्प्योरिटीज के केस में, तो आप वो भी नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ Xe, बार्टलेट had taken O2 plus PtF6- as a base compound। देखो बेटा ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की चीज है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का पॉइंट उठाया हमने। दिस इज बिकॉज, तो ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो ध्यान से देखना। बोथ ऑफ O2 एंड xenon हैव सेम या ऑलमोस्ट सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डायरेक्ट सी बात है। बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और पाया कि जो मॉलिक्यूलर O2 है और xenon है उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये सी आंसर विल बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर P4 मॉलिक्यूल? व्हाइट फॉस्फरस। तो पहले तो P4 मॉलिक्यूल का व्हाइट फॉस्फरस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सर 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, ऐसे भी अभी गोले का सीजन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे जोड़ देते, ये ऐसे जोड़ देते, इसको ऐसे जोड़ देते, इसको ऐसे जोड़ देते, ये इसमें जुड़ा है, ये ऐसे जुड़ा है सर। ठीक है, तो पहले तो बताओ क्या क्या बात है। ये सब फॉस्फरस है सर, ये फॉस्फरस मुझे पता है। फॉस्फरस नाइट्रोजन का भाई है, फैमिली का बंदा है, तो लोन पेयर तो 3 4 पे लोन पेयर तो क्या काउंट कितना रहेगा बेटा? 1 1 1। तो पहला बोला इट हैज 6 लोन पेयर। क्या हो सकता है ऐसा? क्या मजाक कर रहे हैं सर? यहाँ पे एक एंगल भी बना दो 60 डिग्री और प्यारा लगेगा आपको। इट हैज 6 PP सिंगल बॉन्ड्स। तो देखो कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 और 6। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रॉटेड या एंगुलर टेट्राहेड्रल बोला जाता है इसको। इट हैज 6 PP सिंगल बॉन्ड्स। ओके बेटा, ये सही है। इट हैज 3 PP सिंगल बॉन्ड्स, ये तो गलत बात है। इट हैज 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है। तो इसमें 2 केस के आंसर हो जाएंगे, बी भी राइट है और डी भी राइट है। डन, आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हमें करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चंस आते हुए और जल्दी जल्दी में करेक्ट को इनकरेक्ट और इनकरेक्ट को करेक्ट करने के चक्कर में वहीं मार्क्स खो देते हैं। तो जब भी क्वेश्चन रीड करो तो प्रॉपरली रीड करना है। बोला है अमॉन्ग द हेलोजेंस
रेडियाई बिटवीन, रेशियो बिटवीन फ्लोरीन एंड आयोडीन इज मैक्सिमम। क्या इसमें किसी को शक है? बोला है कि आयनिक रेडियाई बिटवीन फ्लोरीन और आयनिक रेडियाई ऑफ आयोडीन वो मैक्सिमम है। सर एकदम सही बात है, क्योंकि फ्लोरीन बैठा है फैमिली के टॉप पे और आयोडीन बैठा है फैमिली के बॉटम में। डाउन द ग्रुप जाता है एटॉमिक साइज हमेशा बढ़ता है, एकदम सही बात है। लीविंग FF bond, all halogen bonds are weaker than XX bond then XX dash bond in the interhalogen compound। सर ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, इसका फ्रेमिंग गलत है। कैसे गलत है? तो फ्रेमिंग देखो, X और X डैश इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते थे, याद है बेटा? जहाँ X लार्जर होता था साइज में और X डैश क्या होता था? स्मॉलर वाला रहता था, सही है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती थी और ये ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहा करता था। तो ये X एंड X डैश आर मोर वीकर बॉन्ड्स देन X एंड X। इसमें बस ये चीज होती है, ये X और X डैश का जो बॉन्ड होता है ना, वो F और F के बॉन्ड से ज्यादा कमजोर नहीं होता। पर यहां तो क्या बोला है? FF को छोड़ के, F सिंगल बॉन्ड F को छोड़ के all halogens have weaker XX bond than XX dash bond in interhalogen compound। थोड़ी बात उल्टी बोल दी है, ये गलत बात है। X एंड X डैश का बॉन्ड कमजोर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। किससे कमजोर है? हर X एंड X से। Br से भी कमजोर है, Cl से भी कमजोर है, I से भी कमजोर है। किसके बीच का बॉन्ड? इंटरहेलोजेंस X एंड X डैश, बट F और F से ज्यादा कमजोर नहीं है, ठीक है। अमंग इंटरहेलोजन कंपाउंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन आयोडीन एंड फ्लोराइड्स, एकदम सही बात है। इसका एक्सप्लेनेशन यही होता है, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स में जितना ज्यादा रेडियस का रेशो रहेगा उतना ज्यादा पर एटम्स प्रेजेंट रहेंगे गिवन मॉलिक्यूल में। तो सबसे मैक्सिमम रेडियाई का रेशियो किस में रहता है बेटा? आयोडीन एंड फ्लोरीन में। डन। तो नंबर ऑफ एटम सबसे मैक्सिमम उसी के केस में रहेंगे। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन कंपाउंड्स, एकदम सही बात है। उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, क्यों? क्योंकि उनका एक्स एंड एक्स डैश का बॉन्ड वीकर रहता है, इसीलिए वो ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं कंपेयर टू एक्स एंड एक्स। Br Cl Cl I FF से ज्यादा है? नहीं है सर, क्योंकि FF ज्यादा ही वीकर है कंपेयर टू एक्स एंड एक्स डैश। ओके बेटा, ये प्लस नहीं है, ध्यान देना इस बात को। दिस इज नॉट अ प्लस चार्ज, ये एक्स एंड एक्स डैश रिप्रेजेंट कर रहा है। डन, वापस से प्लस बन गया, ठीक है। तो आपके आंसर क्या रहेंगे? A, C एंड D। डन, आगे बढ़ते हैं। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 टू कंसेंट्रेटेड H2SO4 a green oily compound is obtained which is highly explosive in nature। Identify the compound from the following। बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी के बेसिस पर है कि ग्रीन ऑयली कंपाउंड, तो ग्रीन ऑयली कंपाउंड Mn2O7 रहता है। Mn2O7 ग्रीन ऑयली कंपाउंड रहता है, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा बेटा? Mn2O7। आगे बढ़ते हैं। When KMnO4 solution is added to oxalic acid, oxalic acid मतलब C2O4 -2 प्लस KMnO4 सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो बेटा Mn+2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है और साथ ही साथ CO2 लिबरेट कर रहा होता है, ठीक है। ये बचपन में है ना, रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसी रिएक्शन बहुत देखी थी एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में बेटा? एसिडिक मीडियम में 14H+ आ जाता था, ये सब देखा होगा। वो हमें अभी नहीं देखना है, अभी हमें हमारे वर्तमान में जीना है। 2 हफ्ते बाद बोर्ड से। Decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time because जो डीकलराइजेशन है KMnO4 का वो पहले तो धीरे धीरे हो रहा था बट थोड़े टाइम बाद बहुत इंस्टेंटेनियस हो गया। तो इसका कारण क्या होता है बेटा? ये Mn+2, ये जो Mn+2 का आयन बना है ना, वो ऑटो कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ऑटो कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट पता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, और Mn+2 बन भी रहा है और खुद भी कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो दैट इज इट इज एक्टिंग एज अ ऑटो कैटेलिस्ट, और कोई कारण नहीं है उसका। द रीजन इज Mn+2 एक्ट्स एज ऑटो कैटेलिस्ट। इस रिएक्शन में जो Mn+2 लिबरेटेड है, जो फॉर्म हो रहा है, वो ऑटो कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है। CO2 भी हो रहा है प्रोडक्ट में, बट उसके वजह से डीकलराइजेशन जल्दी हो रहा है वो नहीं। देन
25th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड मतलब वो ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी शो कर रहे हैं, बेसिक नेचर भी, एसिडिक भी बेसिक भी। सर ना इधर के ना उधर के, एसिडिक भी बेसिक भी, तो डायरेक्ट सा रिलेशन रहता है बेटा V2O5 और Cr2O3। डायरेक्ट ऑक्साइड्स में हम लोग डी ब्लॉक में जाएंगे तो कौन एसिडिक कौन बेसिक, कौन कौन दोगले लोग एम्फोथेरिक, सब पता चल जाएगा। बस लाइन टू लाइन हमें पता होना चाहिए। आप नहीं भी कर रहे, पेपर्स के साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। बस आपको जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उनको जरूर करना है, जरूर से जरूर करना है। ये बात क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ड्यू टू चिलेशन। चिलेशन मतलब चिलेट रिंग, वो बाइडेंटेट हमने पहले के पेपर्स में देख रखा है, ठीक है, इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल स्पीशीज। तो हमें इनमें से ये पहचानना है कि चिलेट रिंग कहाँ बन रही है। तो चिलेट रिंग जो रहती है, चिलेट रिंग जो रहती है बेटा, वो हमेशा बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स बना रहे होते हैं। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड में तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, EDTA -4, EDTA -4। तो हमारे जो स्टैंडर्ड NCERT में है ना, वो दो लोगों के बाद EN और OX -2। EN मतलब इथेन 1,2 डाइअमाइन, बहुत सही बेटा, सही पकड़ रहा हो। और OX मतलब होता है ऑक्सलेटो। जब ऑक्सलेट लिगेंड की तरह काम करता है ना, तो उसका नाम ही रहता है ऑक्सलेटो। और EN तो न्यूट्रल लिगेंड है, उसका तो नाम वैसे का वैसा ही रहेगा, इथेन 1,2 डाइअमाइन नाम रहेगा बेटा। क्या रहेगा? इथेन 1,2 डाइअमाइन। सही है? तो ये लोग फॉर्म कैसे कर रहे होते हैं? जैसे ऑक्सलेटो का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो C यहाँ पे O माइनस, ठीक है, और यहाँ पे सॉरी ध्यान देना, माय मिस्टेक, C यहाँ पे O माइनस, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस। ओके बेटा? तो देखो जो नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज हैं उनके पास लोन पेयर तो नहीं है, बट नेगेटिव चार्ज तो है ना, यानी वो लिगेंड की तरह काम करेंगे। अगर कोई भी मेटल यहाँ प्रेजेंट होगा वो उसको अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज डोनेट करेंगे तो देखो एक मॉलिक्यूल में पूरा एक क्लोज रिंग बनी ना, इसे ही चिलेट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चिलेट रिंग। क्या बोला जाता है? चिलेट रिंग। तो देखो CO कार्बोनिल मोनोडेंटेड लिगेंड है, चिलेट रिंग नहीं बनाएगा। CN यूनिडेंटेड लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड चिलेट रिंग नहीं बनाते। C2O4 यानी ऑक्सलेटो की बात कर रहे हैं सर, दिस विल फॉर्म द चिलेट रिंग एंड मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबल बनाएगा। तो हमारा केस क्या हो जाएगा बेटा? C। D वाले में H2 है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, इट विल ऑल्सो नॉट फॉर्म चिलेट रिंग। डन? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन, हमें बताना है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर पानी कितना? 6। ब्रैकेट के बाहर पानी कितना अब हो गया? 1। और अब ब्रैकेट के अंदर पानी कितना? 5। तो पानी पानी का खेल है, पानी निकाल के बाहर, पानी निकाल के अंदर। तो जब ऐसे टाइप का आइसोमेरिज्म आता है ना बेटा, तो उसे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। वो आयोनाइजेशन जैसा ही होता है, बट वाटर मॉलिक्यूल्स का काउंट अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चेंज हो रहा है, तब वैसे टाइप के आइसोमर्स को क्या बोला जाएगा? सॉल्वेट आइसोमर्स। वाटर नंबर काउंट कितना है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मेटल के साथ, बट सबके सब 6 बॉन्ड्स कौन बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड H2O। इस केस में 5। वाटर कहाँ गया? बाहर चला गया, एक्सचेंज हो गया ना, और जो बाहर था वो अंदर आ गया, तो वो तो आयनाइजेशन वाला ही होगा। बट इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का कम ज्यादा हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसीलिए इसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोला जाता है बेटा। डन? तो कंफ्यूज मत होना आयोनाइजेशन में, दिस इज नोन एज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। डन? आइडेंटिफाई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा हमने लास्ट क्लास में एक रामबाण मैंने बताया था हर केस के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए अगर मैं बात करूंगा तो टेट्राहेड्रल वाले जो रहते हैं वो लोग तो ऑप्टिकली मतलब ज्योमेट्रिकली GI शो ही नहीं करते। बट अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूंगा और स्क्वायर प्लेनर की बात करूंगा बेटा, किसकी बात करूंगा? स्क्वायर प्लेनर की, तो वहां पे तो चीजें थी। कौन सा केस बन रहा था? एक तो बनता था सिस और दूसरा बनता था ट्रांस।
कौन से टाइप का रहना चाहिए, MA2B2 टाइप। एनसीईआरटी ने एक और चीज डायरेक्टली दे रखी थी, MABCD वाले केस में नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 रहते थे। अब आ जाओ हमारे पास एक्चुअली कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट है, 6। तो 6 में EN जो रहता है उसे बाइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। अभी हम डिस्कस करें तो बाइडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में MAA इंडिकेट्स बाइडेंटेड लिगेंड, प्लस का माइनस का वो देख लेगा, कितना है, 3 रहेंगे, बाइडेंटेड रहेगा तो 3 में काम हो जाएगा, क्योंकि एक लिगेंड 2 लोन पेयर दे रहा है तो 3 कितने देंगे, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही मेंटेन्ड है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। अगर आप इसका शेप देखेंगे तो बेटा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। यहां से एक EN निकला है, यहां से एक EN निकला और यहां से एक EN निकला है। हमें पता है कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कब रहेगा, जब उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देख पा रहे हो तो आप लोग सोचोगे सर सिमेट्री तो है, यहां से ऐसे कट करेंगे तो 2 भाग में सिमेट्रिकली कट गए, तो बेटा ऐसा नहीं होता। अगर ये स्क्वायर बेस है, ये ऊपर वाला बॉन्ड है, तो इस पोजीशन के साथ वो ऐसे बाइडेंटेड लिगेंड फॉर्म कर रहा है, इमेजिन करना इस तरीके से, तो नीचे वाला क्या इसी पोजीशन पे बॉन्ड फॉर्म करेगा? अगर वो करेगा हाँ तो आप बोलो सिमेट्री है, बट आप खुद सोचो अगर ये पोजीशन ऊपर वाले एटम ने ऑक्यूपाई कर रही है तो यहाँ पे आना पड़ेगा उसे, तो 2 अलग शेप हो गए, तो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांस हमने डिस्कस करा है, ट्रांस वाले केसेस में कभी भी OI नहीं शो होता, क्यों? क्योंकि ये लोग सिमेट्रिक रहते हैं, तो यहाँ कोई OI नहीं मिलेगा। बेटा सिस वाला केस, सिस में ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं क्योंकि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं एग्जिस्ट कर रही होती। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Cl इधर, Cl इधर, ये ऐसे EN इधर हो जाएगा और एक केस EN का इधर हो जाएगा। तो आप कैसे भी कट करोगे आपको सिमेट्रिसिटी मिलेगी नहीं, सिमेट्रिक नहीं होगा, इसीलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जहां आ गई सिमेट्री वहां ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस केस में हमारे पास 2 आंसर हो जाएंगे, A और C। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब बाइडेंटेड का केस हो तो याद रखना, बाइडेंटेड का जब केस हो ना, मेटल और AA ट्वाइस एंड कोई भी लिगेंड यूनिडेंटेड भी 2 हो, तब उस केस में सिस वाला ही ऑप्टिकली एक्टिव रहता है, ट्रांस वाला नहीं। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड मतलब HX के साथ रिएक्शन बेटा, HX के साथ रिएक्शन और HX के साथ रिएक्शन। हमें पता है एल्कोहल्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कब रहते हैं, जब वो 3 डिग्री के रहते हैं। द रीज़न बीइंग, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, अगर उस कार्बन से OH वाटर के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब उसे हम कार्बोकैटायन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बचपन में पढ़ाई करी है नहीं करी है, बट ये याद ही रहना चाहिए कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। तो अब हमें डायरेक्टली सिर्फ डिग्रीज देखनी है एल्कोहल्स की। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो 1 डिग्री, जिस कार्बन से OH जुड़ा है बेटा 2 डिग्री, और जिस कार्बन से OH जुड़ा है 1 2 3 3 डिग्री। तो बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले C रिएक्ट करेगा, फिर B रिएक्ट करेगा, फिर A रिएक्ट। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल। ये रिएक्टिविटी एल्कोहल होती है किसी भी हाइड्रोजन हेलोजन एसिड्स के साथ। किसके साथ बेटा? हेलोजन एसिड्स, HX के साथ। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन ऐसे फंबल्ड है, बट हम ठीक है ये वाला केस रखेंगे, C, B एंड A, C, B एंड A। डन, इसको नोट कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट इजीली। तो बेटा SN1 की कहानी क्या रहती थी सर? एल्काइल हैलाइड्स में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स, ये रेट ऑफ रिएक्शन रहता था। अब मुझे देखना है कि डिग्री क्या है। अरे बाप रे सर, जिस कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा है उससे 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन और 3 कार्बन, सबके साथ 3 3 3 3 कार्बन है, तो सब 3 डिग्री, यानी सबका रेट ऑफ रिएक्शन सेम है? नहीं। यहाँ आप मुझे देखना है हेलोजन कौन जुड़ा है। सर SN1 में कोई बाहर का आदमी आता है और अपना हेलोजन छोड़ के भाग जाता है, तो अभी हमें भागने की टेंडेंसी कंपेयर करनी है। हेलोजन एटम्स की भागने की टेंडेंसी जो रहती है ना,
वो सबसे प्यारी उसमें रहती है जो सबसे दूर बॉन्ड बना रहा होता है कार्बन के साथ। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो सबसे अच्छे भागने की टेंडेंसी आई की, फिर किसकी, Br की, फिर किसकी, Cl की, और सबसे कम भागने की टेंडेंसी फ्लोरीन। फ्लोरीन मर्द है भाई, खड़ा है डट के, भागेगा नहीं, सही है, भागेगा नहीं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कम करेगा। तो अब देखो डिग्री जब सेम रहेगी ना तब हेलोजन एटम्स के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, एंड दिस इज नोन एज लिविंग टेंडेंसी, LT। हम इसे क्या बोलते हैं, LT, लिविंग टेंडेंसी ऑफ हेलोजन एटम्स। तो सबसे अच्छी लिविंग टेंडेंसी आई की है, तो सबसे रेडिली कौन रिएक्ट करेगा बेटा, आयोडीन वाला। फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये ऑर्डर बोल सकते हैं, बट हमें तो इसी का काम है, हो गया डी आंसर, बस बहुत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो बेटा डाइपोल मोमेंट से आपको ये समझ आता होगा सर फ्लोरीन है ना बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मस्त उसका डाइपोल सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा आप डाइपोल में एक और चीज पढ़े होगे, डाइपोल है ना F इंटू डी या Q इंटू डी होता है, डी मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। तो हमें लगेगा कि एल्काइल हैलाइड्स में मैक्सिमम जो डाइपोल होगा वो CF बॉन्ड में प्रेजेंट होगा, CF बॉन्ड में प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम डाइपोल किस में प्रेजेंट होगा, CF में। वहीं आप गलत हो गए। थोड़ा मैं आपको रियलिटी चेक करवाता हूं। रियलिटी चेक ये है कि हम डाइपोल पढ़े तो है Q इंटू डी होता है, बट हम Q पे ही ध्यान दे रहे हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इतनी भी ज्यादा नहीं है क्लोरीन के सामने। बट क्लोरीन एटम जो है ना उसमें दो इफेक्ट लगते हैं, एक तो अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा डिस्टेंस। साइज थोड़ा बड़ा है ना फ्लोरीन एटम से, तो यानी जो ऑपोजिट एटम्स है कार्बन और फ्लोरीन में डिस्टेंस बहुत ही कम है, पर कार्बन और क्लोरीन एटम में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है। तो दो इफेक्ट्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट लग रहा है क्लोरीन पे। तो रेस कौन जीता बेटा, क्लोरीन पे। वो इमोशनल फीलिंग जुड़ी रहती है ना, हर किसी के साथ जुड़ी रहती है। जैसे आपकी दिवालीपुरा यूथ के साथ जुड़ी है, वैसे ही आपकी और फीलिंग जुड़ी क्या रहेगी, फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सर, तो ऐसा है, तो इसको आगे रखते हैं। बेटा इमोशन से काम नहीं करना है, ये पढ़ाई कर रहे हैं, सही है। पढ़ाई में क्लोरीन आ जाता है तो CCl की ज़्यादा डाइपोल होगा। फिर हाँ, इतना भी हमारी कोई फ्लोरीन के साथ दुश्मनी नहीं है तो सेकंड नंबर पे उसको रख देते, बाकी Br और आयोडीन तो अपने ऑर्डर में वो पीछे ही सेट करेंगे। तो देखो यहाँ पे एकदम सरप्राइजिंग ऑर्डर नहीं आया है, लॉजिकल ऑर्डर आया है। जो हम लॉजिक नहीं डेवलप कर पाएंगे तो लिख देंगे एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। ये बात क्लियर है, तो नोट कर लो भाई इसको। हाई प्योरिटी एंड मोर क्वालिटी ऑफ हेलो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाई, अच्छा कौन हेलो एल्केन्स ऑब्टेंड करना है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल। तो आपको याद हो कि हमारी एनसीईआरटी में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स में 5-6 रिएक्शन दे रखी है, HX के साथ, NaBr H2SO4 के साथ, PX3 के साथ, PCl5 के साथ, X2 रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। और सबसे बेस्ट रिएक्शन होती है बेटा जब मेरा एल्कोहल SOCl2 के साथ रिएक्शन करे, SOCl2। सर इसका रीजन क्या है, तो बेटा इसका रीजन है, पहले तो थोड़ा सा लिमिटेशन है कि आपको हर बार एल्काइल क्लोराइड ही मिलेगा, बट सबसे प्यारी बात यह है कि जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं ना वो गैसियस स्टेट में मिलते हैं। SO2 और HCl जो है गैसियस स्टेट में उड़ जाएगा। तो समझो आपकी फैक्ट्री है एल्काइल क्लोराइड बनाने की, तो आप चाहोगे ना कि जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है वो अपने आप ही निकल जाए ताकि आपका कॉस्टिंग कम रहे ना। तो बेस्ट तरीका क्या होता है बेटा, ये MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का, हेलो एल्केन बनाने का SOCl2 यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे जो बाई प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट में एस्केप आउट हो जाएगा। डन। तो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद SOCl2, ये डी आंसर हो जाएगा। सारे तरीकों से आएगा, सारे तरीकों से आएगा, बट प्योर क्वालिटी एंड मोर क्वांटिटी तो SOCl2 से आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट CHO। बेटा हमने CHO पे एक बार रिसर्च किया, CHO मतलब CO पाई और बगल में H। कार्बोनिल कार्बन के बगल में फील्डिंग कौन भर रहा है, जैसे आप फील्डिंग भरते हो ना कहीं कहीं जगहों पे, तो कार्बोनिल कार्बन के बगल में फील्डिंग कौन भर रहा है ना, उससे पता चलता है कि ग्रुप क्या है। तो अगर कार्बोनिल कार्बन के एडजेसेंट में हाइड्रोजन फील्डिंग भर रहा है ना,
एटलीस्ट एक हाइड्रोजन फील्डिंग भरता हुआ दिख जाए तो वो ग्रुप एल्डिहाइड होता है। वहीं कार्बोनिल कार्बन के अगल बगल कार्बन फील्डिंग भर रहे होते हैं बेटा, तो याद रखना कीटोन ग्रुप रहता है। कौन सा ग्रुप रहता है? कीटोन। और कार्बोनिल कार्बन के एक फील्डिंग भरने वाला अगर OH ग्रुप रहता है तो बेटा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स पहचानने आने चाहिए। 12th में पढ़ रहे भाई, 10th वाले बोर्ड वालों के लिए भी यही आता है। फंक्शनल ग्रुप तो पहचानना सीखे। तो RCHO एल्डिहाइड है और RCH2OH मतलब एल्कोहल है। तो हमने एक रोड मैप तैयार किया था। अगर आप एल्कोहल पे बैठे हो तो आप ऑक्सीडेशन करके कहाँ पहुंचोगे बेटा? एल्डिहाइड या तो कीटोन पे, एल्डिहाइड या तो कीटोन पे। अगर आगे की ट्रेन ऑक्सीडेशन की है तो पीछे की ट्रेन क्या कहलाएगी? रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए मुझे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गॉडफादर सबका। फिर कौन आ जाता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। उसके बाद H2 के साथ PDPT या निकल के प्रेजेंस में हम करते हैं। तो ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं। तो बेटा A भी सही है, C भी सही है और B भी सही है। ये बात क्लियर है? तीनों के तीनों रिड्यूसिंग एजेंट है। डन। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट। Which of the following conversion can be carried out by Clemmensen reduction? Clemmensen reduction मतलब Clemmensen reduction में हम क्या यूज करते थे? तो बेटा जिंक अमेलगम यूज करते थे कॉन्क HCl के प्रेजेंस में, और वो एल्डिहाइड या तो कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन आपकी मर्जी, एल्डिहाइड कीटोन आपकी मर्जी। एल्डिहाइड कीटोन को देखो, ये स्टार मार्क में इसीलिए करता हूँ कि हमारा पूरा ध्यान इस पे रहना चाहिए। स्टार मार्क में इसीलिए करता हूँ कि हमारा पूरा ध्यान इसी पे रहना चाहिए। तो ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोकार्बन। सही है। दिस इज द क्लीमेंसन रिएक्शन। ये आया है पिछले साल पे 4 मार्क में से क्लीमेंसन और वुल्फ-किश्नर आ चुका है, तो इसको IMP रखना थ्योरी के लिए भी। बोला गया है बेंजल्डिहाइड टू बेंजाइल अल्कोहल, एल्डिहाइड टू अल्कोहल। क्या वो एल्डिहाइड को अल्कोहल में मिलता है बेटा? नहीं सर, दूर दूर तक नहीं। हाइड्रोकार्बन की बात करो। हाइड्रोकार्बन एल्केन लाओगे पच जाएगा, एल्कीन लाओगे पच जाएगा, एल्काइल लाओगे सोच लेंगे हो सकता है। अल्कोहल में तो नहीं लाएगा सर, ये आंसर नहीं है। साइक्लोहेक्सेनॉन बेटा, साइक्लोहेक्सेनॉन की शक्ल कैसे दिखती है? साइक्लिक रिंग और CO पाई बॉन्ड। अब आप क्लीमेंसन रिडक्शन से रिडक्शन करोगे तो उसी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यानी वो साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर। डायरेक्ट कन्वर्जन कौन किसका यूज किया? क्लीमेंसन रिएजेंट का। जिंक अमेलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में। बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजाल्डिहाइड, एल्डिहाइड सर, एल्डिहाइड तो रिएक्टेंट, एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्टेंट में होना चाहिए और वो कन्वर्ट की हाइड्रोकार्बन में होना चाहिए। तो ये तो सर बकवास बात है। बकवास नहीं है, काम की है, बट अभी के लिए बकवास है। बेंजोफिनॉन इनटू डाइफिनाइल मीथेन। तो बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर बेटा ऐसे दिखता है, ठीक है। डाई CO पाई बॉन्ड इधर रहता है और ये ऐसे बेंजोफिनॉन, दिस इज नोन एज बेंजोफिनॉन। यानी अगल बगल कार्बोनिल कार्बन के अगल बगल अगर दोनों बेंजीन ग्रुप है तो उसे बेंजोफिनॉन बोलते हैं। क्लीमेंसन सर CO पाई पूरा उड़ा देता है, वो CO पाई पूरा उड़ा देता है और उसको उड़ाएगा, 2 हाइड्रोजन को हटाए, ऑक्सीजन को हटा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन का एग्जाम्पल होता है। बहुत सही सर। फिर यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये हो जाएगा बेंजीन CH2 और यहाँ हो जाएगा बेंजीन। डन। तो ये हो जाएगा बेटा डाईफिनाइल मीथेन। डन। तो हमारे पास B and D आर द राइट आंसर। ओके बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लीमेंसन और वुल्फ-किश्नर। वुल्फ-किश्नर में हाइड्राजिन यूज़ करते हैं, आपको पहले फिर हाइड्राजोन मिलता है, हाइड्राजोन को KOH के प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकोल में हीट करना तो आपको हाइड्रोकार्बन ही मिलेगा। उस केस में भी तरीका अलग है, प्रोडक्ट सेम है, बस हाँ वहाँ पे बाई प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। कौन सी रिएक्शन? वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। दोनों 2-2 मार्क के यानी 4 मार्क के पिछले साल थ्योरी में आए ही हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इंक्रीज्ड इन द चेन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर, बिल्कुल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या रहता है? हमारे पास RMgX का अटैक होता है। R मतलब एल्काइल कार्बन, एल्काइल ग्रुप। तो पहले आपके पास मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन्स कुछ भी हो, आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स कुछ भी हो, कुछ भी प्रेजेंट हो,
जितने भी एल्डिहाइड कीटोन्स में कार्बन है उससे तो ज़्यादा ही कार्बन होंगे क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तो बढ़ता है। कैनिजारो में, कैनिजारो याद है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता था। वो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स नहीं बेटा, कैनिजारो कीटोन्स नहीं शो करते, एल्डिहाइड्स ही शो करते हैं। वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा कार्बन ही ना हो या अल्फा कार्बनों पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है, रिडक्शन भी करता है, नंबर ऑफ कार्बन सेम ही रखता है। सही है। एल्डोल, तो बेटा अगर एल्डोल की बात करेंगे, चाहे सेल्फ एल्डोल करवाओ या क्रॉस एल्डोल करवाओ, हमेशा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज ही होंगे। नंबर ऑफ दो इथेनॉल का करा लो, नंबर ऑफ कार्बन 4 हो जाएंगे। कन्वर्जन में भी आया है, एनसीईआरटी के कन्वर्जन में है, एल्डोल के थ्रू नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने की बात है। वो कोई देख के तभी कन्वर्जन कर पाएगा जब वो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये देख पाएगा कि नंबर ऑफ कार्बन 2 का 4 करना है, 2 का 4 मतलब मेरा एल्डिहाइड ग्रुप इथेनॉल होना चाहिए। चलो बेटा अब आगे, तो हमारा आंसर आ गया ग्रिग्नार्ड रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। ये दो प्रोसेसेस के थ्रू जब नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो हमेशा इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-phenyl प्रोपेनमाइड इंटू 2-phenyl प्रोपेन अमाइन ग्रुप। अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करना है। अमाइड मतलब बेटा CO5NH2 ग्रुप रहता है। प्रोपेन अमाइड बोल रहा है यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे, 3 कार्बन। सेकेंड कार्बन से फिनाइल यानी एरोमेटिक बेंजीन निकला होगा। इसको मुझे किस में रिड्यूस करना है, कैसे पता चला सर रिडक्शन? CO5 कार्बन को जब भी अमाइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें रिडक्शन रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी। तो रिडक्शन रिएक्शन में एक्सेस H2 का तो कोई काम ही नहीं है, Br2 इन एक्वस NaOH इसका भी काम नहीं है। आप साफ साफ देख पा रहे हो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो मेरे गिवन अमाइड को 2-phenyl प्रोपेनमाइन में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज CH2NH2, और यहां से आपको एरोमेटिक बेंजीन एज इट इज रहेगा। तो क्या यूज किया जाएगा बेटा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो हमारे अमाइड ग्रुप को प्राइमरी अमाइन में 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट करता है। एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन है, डायरेक्टली नहीं पूछा पर नॉमेनक्लेचर का भी नॉलेज होना चाहिए हमें। तो अमाइड ग्रुप पढ़ते ही मैंने आपको सिखाया है, जब भी नॉमेनक्लेचर से स्ट्रक्चर बनाना है पीछे से अप्रोच करना है। अमाइड CO5NH2 ग्रुप, अमाइन NH2R, तो रिड्यूसिंग एजेंट से हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा? 1 डिग्री अमाइन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एसिटेनालाइड। अब एसिटेनालाइड क्या होता है? तो बेटा सबसे पहली बात है कि जब मेरे पास एरोमेटिक अमाइन दैट इज एनिलीन, एनिलीन को मैं एनहाइड्रेट एसिड एनहाइड्राइड दैट इज RCO2O के साथ रिएक्ट करता हूं तो मेरे पास एक कंपाउंड बनता है दैट इज NCO5R एंड H, इसे एसिटेनालाइड बोलते हैं। सर ये क्यों बनाते हैं? ये इसलिए बनाते हैं बेटा क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एनिलीन को Br2 के साथ वाटर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहेंगे तो एनिलीन बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के वजह से आपका अगर मन नहीं है कि ऑर्थो और पैरा पे भी Br जाए, फिर भी वो चला जाएगा बिना आपको पूछे, बिना आपकी परमिशन के ही Br तीनों पोजीशंस पे प्लेस्ड हो जाएगा। तो मुझे उसकी एक्टिवेटिंग पावर को कम करने के लिए उसे एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके एसिटेनालाइड बनाना पड़ता है ताकि मैं अपना डिजायर्ड कंपाउंड ऑब्टेन कर सकूं। तो ये एसिटेनालाइड क्रिएट होने के बाद मैं सेम Br2 को अगर H2O के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो ओनली 1 प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, पैरा पे Br आ जाएगा, पैरा पे Br आ जाएगा। और सर पर ये एनिलीन तो कहाँ रहा सर? तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये जो एनहाइड्राइड आपका क्रिएट हुआ है उसका आप H+ या तो OH- के साथ रिएक्शन कर देना तो आपको फिर से अमाइन ग्रुप मिल जाएगा, दैट इज NH2 मिल जाएगा और पैरा पोजीशन पे Br तो आ चुका है।
तो एरोमेटिक कंपाउंड में जब भी कोई भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, हमने पहले के पेपर्स में भी ये बात डिस्कस कर रखी है, वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ही होता है। तो ब्रोमिनेशन एक प्रोसेस रहता है जिसमें मैं मेरे गिवन एरोमेटिक कंपाउंड में कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं बेटा, Br ग्रुप। तो सबसे फर्स्ट ए तो सही है। सेकेंड आ जाते हैं कपलिंग रिएक्शन ऑफ अराइल डाइएजोनियम सॉल्ट। तो कपलिंग रिएक्शन में अगर आपको याद है तो दो डाइस बनती थी बेटा, N डबल बॉन्ड N, ये एरोमेटिक रिंग रहती थी, यहाँ पे NH2 रहता था। जब NH2 के साथ कपलिंग रिएक्शन करते थे तो येलो डाई मिलती थी, और अगर यहीं पे ग्रुप OH ग्रुप होता था फिनॉल का, तो वो डाई का कलर होता था ऑरेंज डाई। कौन सी डाई होती थी बेटा, ऑरेंज डाई। तो ये कपलिंग रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। असाइलेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन असाइलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। डायएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, डायएजोटाइजेशन से क्या होता है कि आपको डायएजोनियम कंपाउंड मिलता है, कोई बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है, स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस केस में भी हमारे पास दो सेट ऑफ आंसर रहेंगे बेटा, ए और बी। आगे बढ़ते। इन द डाइसैकेराइड, इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर बॉन्डेड, these are non-reducing sugars. Very good. Which of the following disaccharide is a non-reducing sugar? तो हमें ये बात डायरेक्टली पता होनी चाहिए, जो सुक्रोज होता है किसके किसके मोनोसेक्राइड्स को ज्वाइन करके, C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रुक्टोज को ज्वाइन करके जो सुक्रोज मिलता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहता है। मैंने आपको पहले भी बोला है, स्ट्रक्चर्स का पूरा नॉलेज होना ही होना चाहिए हमें, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, एंड सुक्रोज में ये C1 कार्बन है बेटा, ये C2 कार्बन है। इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है उसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में क्योंकि मेरा एल्डिहाइडिक और अल्कोहल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करेगा। सर दो और भी केसेस थे, माल्टोस और लैक्टोस, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स रहते हैं। डन बेटा, आगे बढ़ते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज। ध्यान दिया करना, क्वेश्चन को पूरी तरीके से रीड करना है। नॉट ट्रू बोला गया है, नॉट ट्रू, तो बोला है इट इज एन एल्डोएक्सोस, बिल्कुल सही बात है। ऑन हीटिंग विथ HI इट फॉर्म्स एन हेक्सेन, डायरेक्ट रिएक्शन है, ये भी सही बात है। इट इज प्रेजेंट इन फुरानोज फॉर्म, फुरानोज में नहीं रहता, फुरानोज में वो प्रेजेंट नहीं रहता, तो ये गलत बात है। इसीलिए मैंने बोला नॉट ट्रू वो बोल रहा है, एंड इट डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट, ये भी एकदम राइट है। जो रॉन्ग स्टेटमेंट सी है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ब्रांच पॉलीमर डायरेक्टली NCERT से हम लोगों ने इस चीज को लिया गया है। अमाइलोज, अमाइलोज जो रहता है वो अनब्रांच्ड रहता है, आपको डायरेक्ट लाइन में मिलेगी, अनब्रांच्ड। नेक्स्ट आ जाता है अमाइलोपेक्टिन, ये ब्रांच्ड रहता है। सेकंड आ जाता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो रहते हैं वो स्ट्रेट चेन में रहते हैं, तो इनमें भी ब्रांचिंग नहीं मिलती। ग्लाइकोजन तो और ज्यादा हाईली ब्रांच रहता है कंपेयर टू एमाइलोज पेक्टिन। तो मेरे पास यहाँ पे भी दो आंसर का केस बना, बी एंड डी। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। Which of the following are addition polymers? Addition polymers, nylon. Nylon is an example of condensation polymer. Melamine formaldehyde resin, condensation polymer का example है। Orlon, Orlon एक्रेलोनाइट्राइल वाले केस में आता है, सब्स्टिट्यूट रहता है उसका। और पॉलीएस्टेरीन, ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में फॉल करते हैं बेटा, कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, एडिशन पॉलीमर्स। तो यहाँ पे दो केस हो जाएंगे, ए एंड बी दोनों कौन से टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कैसे बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स फॉर्म्स बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो पहला बोला है 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। याद आ रहा है कुछ, PHBV, PHBV कैसे टाइप का रहता है बेटा, बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रो एसिड, ये कौन सा बायोडिग्रेडेबल बनाता है बेटा, नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6, ये दोनों के दोनों बायोडिग्रेडेबल है। तो हमारे पास ए भी हो गया, बी भी हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल और पैथेलिक एसिड।
बेटा डेक्रोन क्रिएट करता है, डेक्रोन, और डेक्रोन बायोडिग्रेडेबल का कैटेगरी के लाई करता नहीं है। कैप्रोलैक्टिन, कैप्रोलैक्टिन किसका केस होता है? नाइलॉन 6,6 का केस होता है। किसका केस होता है? नाइलॉन 6,6 का। तो ना तो सी सही है ना डी सही है, दो आंसर है यहाँ पे, ए एंड बी। देखो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एमसीक्यू ओरिएंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीटेडली हर सेट में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप कवर करें, और आपको मोनोमेरिक यूनिट्स पता ही होनी चाहिए, क्योंकि 2 मार्क की थ्योरी इनमें से डायरेक्ट ही आ जाती है। तो थ्योरी रिस्पेक्ट में भी ये उतने ही इवनली इंपॉर्टेंट है जितना एमसीक्यू ओरिएंटेशन में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप, इट्स फंक्शन इज। तो बेटा ग्लिसरॉल जो होते हैं उनसे चीज़ें क्या होती है, सोप जल्दी ड्राई नहीं होता, तो यहाँ पे टू प्रिवेंट रैपिड ड्राइंग ऑफ सोप के लिए ग्लिसरॉल ऐड किया जाता है किसी भी गिवन सोप में। ठीक है, ये डायरेक्ट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हाफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, हाफ लाइफ बोल रहा है, तो अभी हमने देखा था हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट 1 माइनस एन, जहां पे एन क्या इंडिकेट करता है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो एन की वैल्यू 1 रहती है, तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए की पावर 0 हो जाएगा, ए की पावर 0 यानी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन आंसर हो जाएगा, दैट इज बी। आगे बढ़ते हैं 45। देखो बेटा ऐसे टाइप के ऑर्गेनिक के सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो किसी चैप्टर का नाम लेके नहीं आते, याद रखना, उसमें हर चैप्टर का कंसेप्ट लगेगा। तो देखो हम लोग एक एक करके इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला केस दिया है कि मेरे पास फिनॉल है, बेंजीन के साथ OH जुड़ा है, उसको जिंक पाउडर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है कि हमें प्योर बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? प्योर बेंजीन। अब इसको CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होता है बेटा। कौन सी रिएक्शन होती है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, यानी बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। नेक्स्ट एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 के साथ जब हीट करते हो तो एक इंटरमीडिएट मिलता है कुक, कुक का एसिडिफिकेशन करते हो तो आपको बेंजोइक एसिड मिलता है बेटा। क्या मिलता है? बेंजोइक एसिड। डन। तो हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा? डी, बेंजोइक एसिड। ये देखो पहला चैप्टर 11 फिनॉल की रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन चैप्टर 10, बेंजोइक एसिड चैप्टर 12, 10, 11, 12, एक तीर 3 निशाने मारे भाई। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे टाइप के ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस। ना तो सिर्फ ये आपके कंसेप्ट्स को अच्छा कर रहे होते हैं, बट एक क्विक रिवीजन दे रहे होते हैं हर चैप्टर का और हर चैप्टर के हर पार्ट का। ये बात क्लियर है बेटा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट, व्हाट इज द डी इन द फॉलोइंग रिएक्शन? देखो सिमिलर क्वेश्चन उसके जैसा, तो ध्यान देते हैं यहाँ पे। ये अल्कोहल है, उसको पी मतलब रेड फॉस्फोरस I2 के साथ रिएक्शन करा है। तो हमने देखा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में कैसा रहता है, CH3 CH2 OH ग्रुप हट जाएगा और जो भी हेलोजन है वो आके जुड़ जाएगा, उसी कार्बन से आके जुड़ेगा जिससे OH जुड़ा था। तो ये हमारा A हो गया। अब इसको Mg के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ईथर के प्रेजेंस में, यानी वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने को बोल रहा है, यानी एल्काइल हलाइड ग्रुप और कार्बन के बीच में कौन आके बैठ जाएगा बेटा? Mg आके बैठ जाएगा। तो CH3 CH2 MgI, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट उसने बोला है ये जो कंपाउंड बना है ये B कंपाउंड बना है, इसको HCHO, CHO मैंने अभी आपको बताया कि CHO मतलब एल्डिहाइड होता है और H मतलब बताता है एल्डिहाइड का सबसे फर्स्ट मेंबर, जिसको हम प्यार से मिथेनॉल भी बोलते हैं या फॉर्माल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिख जाए और एल्डिहाइड फैमिली का कोई भी बंदा दिख जाए, समझ जाने का कि उधर से हमें एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कोहल। ये बात MCQ के लिए खुद इंपॉर्टेंट है कि मान लेते कि अगर मैं एल्डिहाइड लेता हूं, एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते तो 2 डिग्री एल्कोहल क्रिएट होता है। कीटोन की रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, बहुत सही बेटा, कितने डिग्री का एल्कोहल बनता है? 3 डिग्री का। और अगर एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर लूं मैं, फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ कराऊंगा तो 1 डिग्री का एल्कोहल क्रिएट होगा।
तो मेरे पास यहां दिख रहा है कि ये एल्डिहाइड तो है सर, आपने CHO पहचान लिया, पर कौन सा एल्डिहाइड है? फॉर्माल्डिहाइड है। कार्बन, कार्बोनिल कार्बन के अगल बगल अगर हाइड्रोजन वाले फील्डिंग मर रहे होते हैं ना, तो समझ जाने का फॉर्माल्डिहाइड है। तो कैसे फॉर्माल्डिहाइड बनाना है? डबल बॉन्ड को सिंगल में तोड़ो और पूरा एल्काइल ग्रुप को वहां ले जाके जोड़ो, तो क्या मिलेगा बेटा? CH3 CH2 C, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल में O पे H आ गया और यहां 2 H हो गए। ये वापस से तो एल्कोहल आ गया, वापस से क्या आ गया? एल्कोहल आ गया। तो आपका डी का आंसर क्या रहेगा? एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है? नॉमेनक्लेचर करेंगे 1 2 3, प्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेनॉल। तो मेरे पास यहां क्या रहेगा बेटा? प्रोपेनॉल। डन, सी वाला आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? तो ऑक्सो एसिड्स में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जब भी देखना होता है ना, तो चार्ज पे डिपेंड करता है। तो हम लोग हर केस में ना ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढ लेते हैं क्लोरीन का। अगर यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढेंगे तो x -2 + 1, ओवरऑल चार्ज 0, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? +1। यहाँ पे क्लोरीन का स्टेट देखेंगे तो x + -4 + 1, ओवरऑल चार्ज 0, x = +3। अगर आप यहां देखने जाओगे तो x जिसका ढूंढना है उसे x मान लेते हैं, -2 × 3 + 1, ओवरऑल चार्ज 0, x -5 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अगर आप रिपीटेड पैटर्न देखोगे तो यहाँ +7 आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे -4 है तो -8 + 1, ओवरऑल चार्ज 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? +7। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ऑक्सो एसिड्स में ये बात डायरेक्ट याद रखनी है। तो हमारे इस केस में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है बेटा? HOClO3 का। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पे ये बैठा हुआ है, तो डी आंसर हो जाएगा। फिर आप सीरीज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये देख के कर सकते हैं, बट हमें तो अभी सिंगल पूछा है ना, तो HClO3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड फिनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड? तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का क्वेश्चन है। पहला बोला है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो देखो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का घर का नाम होता है क्यूमीन। तो क्यूमीन प्रोसेस से प्रिपेयर होता है? बिल्कुल प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट आ जाओ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्रिपेयर होता है? हाँ। पहले तो बेंजीन लेते हैं, ओलियम के साथ रिएक्ट करते हैं, सल्फोनिक एसिड बनाते हैं, उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, SO3H को NaOH के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो O- फिनॉक्साइड आयन क्रिएट होता है बेटा। क्या क्रिएट होता है? फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन को फिर एसिडिफिकेशन कर देंगे तो मेरे पास बेंजीन पे OH ग्रुप दैट इज फिनॉल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? फिनॉल। तो सल्फोनिक एसिड से तो प्रिपरेशन हो जाती है। नेक्स्ट आ जाओ, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो क्लोरोबेंजीन से याद है डाउस प्रोसेस होता है। क्लोरोबेंजीन में क्या करना होता है? 637 डिग्री केल्विन और 300 ATM प्रेशर रहता है। तो आपको यहाँ पे भी NaOH की रिएक्शन करी जाती है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, उसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमें फिर से फिनॉल मिल जाएगा। सर टॉलिन से होता है क्या? टॉलिन से कभी भी फिनॉल क्रिएट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात में याद रखना। डन। तो यहाँ का क्या लिखा है? विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो कौन नहीं प्रिपेयर्ड हो सकता बेटा? टॉलिन के थ्रू कभी भी हम फिनॉल को क्रिएट नहीं कर सकते, बाकी तीनों के थ्रू हम फिनॉल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्यूमीन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर देख लो, CH रहता है, CH3 रहता है और यहाँ पे CH3 रहता है। फ्री में ऑक्सीजन मिलता है तो एक इंटरमीडिएट मिलता है, क्यूमीन पेरोक्साइड रहता है बेटा, O और H, यहाँ पे CH3 और CH3 रहता है। इसका फर्दर एसिडिफिकेशन करते हैं तो 2 मेजर प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो फिनॉल मिलता है बेटा और एक एसीटोन ग्रुप मिलता है। कौन सा ग्रुप मिलता है? एसीटोन। जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, उसमें एसीटोन यूज होता है। तो ये बात याद रखना। ये क्यूमीन का, ये बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट क्यूमीन का पूछा गया थ्योरी के पार्ट में। ठीक है, तो ये भी चीज़ IMP है थ्योरी के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रोपेनामाइन प्रोडक्ट बाय हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। देखो कभी भी हॉफमैन ब्रोमाइड पढ़ने का नहीं, अपने को हैप्पी बर्थडे याद रखने का। HBD रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? HBD रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में आपके पास अमाइड ग्रुप रहेगा और उससे R या तो AR
कार्बोनिल कार्बन, CO पाई कार्बन को कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं, उससे NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, बार बार रिपीटेडली मैं बोल रहा हूं, उसको अमाइड ग्रुप बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? अमाइड। अब उस अमाइड की एक तरफ की फील्डिंग एल्काइल ग्रुप क्रिएट भर रहा होता है या एरोमेटिक, एरोमेटिक में हमारे लेवल पे बेंजीन ही रहता है। अब इसको मैं Br2 के साथ NaOH के प्रेजेंस में हीट करता हूं ना बेटा, तो या तो R या Ar ग्रुप CO पाई का साथ छोड़ के NH2 के पास चला जाता है। तो आपको देखो क्या मिलेगा, या तो ArNH2 मिलेगा, दैट इज एरोमेटिक अमाइन है, तो वो 1 डिग्री ही, या तो आपको क्या मिलेगा, RNH2 मिलेगा, वो भी 1 डिग्री अमाइन है बट एलिफेटिक है। कैसा अमाइन है बेटा? एलिफेटिक अमाइन है। तो अब ध्यान से देखो, हमें बनाना क्या है, प्रोपेन अमाइन। प्रोप मतलब कितने कार्बन हुए बेटा? 3। तो वो 3 कार्बन इसको मिला के होंगे कि इसके बिना होंगे? ये CO पाई के बिना होंगे सर, बिना होंगे। क्यों? क्योंकि हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में एक बात याद रखना, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है ना, उसमें 1 कार्बन लेस रहता है बेटा, 1 कार्बन लेस रहता है। तो अगर आपको प्रोपेन अमाइन क्रिएट करना है तो जो अमाइड ग्रुप होगा ना, वो 3 कार्बन का नहीं रखोगे, 4 कार्बन का रखो। तो अब देखते हैं, हमारे पास 4 कार्बन का अमाइड ऐसे ही आंख बंद करके दिख रहा है, 1 2 3 और 4। अगर आप इसको ओपन करोगे तो देखो क्या ये स्ट्रक्चर इसके जैसा है, CO पाई NH2, इससे कौन जुड़ा है, CH2 और यहां क्या हो गया बेटा, CH3। ये पूरा R ग्रुप है, ये उठ के NH2 के पास चला जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या क्रिएट होगा, CH3 CH2 और NH2, CH2 और NH2, प्रोपेन अमाइन। डन। तो ये याद रखना बेटा, हैप्पी बर्थडे वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, थ्योरी के लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है। ओके, आगे बढ़ते। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोलैरिटी मिथेनोइक एसिड इज दिस मच। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H+ आयन की दे रखी है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मेट HCO- को फॉर्मेट आयन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट आयन। वो कॉन्जुगेट बेस रहता है फॉर्मिक एसिड का। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ढूंढने का तरीका क्या रहता है, जितने भी उसके आयंस रहते हैं उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐड कर देते हैं। तो H+ और फॉर्मेट आयन को ऐड करेंगे तो 349.6 प्लस 54.6। देखो, थोड़ा मैं कैल्सी यूज नहीं करना चाहता, तो मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में खेलूंगा, तो मैं इसको 350 बना देता हूँ और इसको 54 बना देता हूँ, तो ये 404 हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये पूछा गया है कि मुझे मोलर कंडक्टिविटी दे रखे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपकी बचपन का नॉलेज था, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे ढूंढा जाता है, किसी भी गिवन कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी तो कितनी दे रखी है बेटा, 46.1 डिवाइडेड बाई 404। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो हमने कैलकुलेट कर दी। सर यहाँ मोलारिटी का कोई काम नहीं पड़ा? नहीं पड़ा, दे रखा है बस मजे के लिए, उसमें डिस्ट्रैक्ट थोड़ी ना होना है। हाँ, मोलारिटी ये कंसंट्रेशन का कब काम पड़ता, जब वो एक स्टेप आगे बढ़ता। कौन सा स्टेप आगे बोलता कि वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ढूंढने को बोलता है, के वैल्यू ढूंढने को बोलता है। तो के का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C∝² 1 माइनस अल्फा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के रिस्पेक्ट में। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी भी वीक एसिड के लिए मैं क्या ढूंढता, C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये जो C है ना, वही कंसंट्रेशन का काम आता जब डिसोसिएशन कांस्टेंट ढूंढना होता, पर अभी तो नहीं ढूंढना ना, अभी तो हमें अल्फा में ही गेम बनाना है। तो अल्फा का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी उस एसिड की डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कभी भी आपको परोस के नहीं दी जाएगी, आपको ऐसे ही ढूंढनी पड़ेगी। उनके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी होगी, प्लस करके माइनस करके आगे करके पीछे करके आपको उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ढूंढनी है। डन बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखना इसका अप्रोक्सीमेशन कितना आ रहा है, 1 के क्लोज है तो 0.114। तो देखो बेस्ट क्लोजेस्ट आंसर क्या रहेगा, डी। ठीक है, तो ये हमारा पेपर सेट खत्म हो गया। आई होप आप लोग हर पेपर में
हर पेपर के हर क्वेश्चन में पूरी तरीके से जुड़े हुए हो। ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि हर क्वेश्चन को देखो। इस बात के लिए हम और हमारा चैनल इस बात की पूरी गारंटी दे रहा है कि जितने भी पेपर डिस्कस हो रहे हैं वो आपको बोर्ड में हर लेवल पे काम आएंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। ऑल द बेस्ट।